नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम एमपीपीएससी के पेपर 4 एथिक्स, जिसका नाम इस बार एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस के आधार से दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान कर दिया गया है और नीति शास्त्र। तो उसके आज हम आखिर स्ट्रेटेजी जानेंगे। आप चाहे कोई भी पेपर दे यहाँ पे, ठीक है, चाहे आपका वो यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या ऑल स्टेट पीसीएस हो, कोई भी पीसीएस हो या कोई भी आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, तो उसमें आपका जो है एथिक्स का सिलेबस सभी जगह आपको ऑलमोस्ट यही कॉमन मिलेगा। तो इस पेपर की तैयारी करने से बच्चों हमें सबसे ज्यादा फायदा ये है कि यूपीएससी के साथ ऑल स्टेट पीसीएस की भी सारी परीक्षा की तैयारी हो जाती है। तो देखिए, हर विषय को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है। जैसे आप खूब सारे विषय पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के दरमियान, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी, निबंध। तो इस हर विषय को पढ़ने की एक निश्चित अप्रोच होती है, और जब आप उस अप्रोच को पकड़ पाएंगे तभी उस विषय को आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो उसी तरह से आपका जो एथिक्स विषय है, तो इसके भी पढ़ने की आज एक अप्रोच है। उस अप्रोच को हम डेवलप करेंगे, उसके बेसिक को बताएंगे और उसके पूरे संपूर्ण सिलेबस पे आपसे चर्चा करेंगे। आपका एक बैकग्राउंड डेवलप करेंगे, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो इस विषय के बारे में सामान्यतः उनको जानकारी नहीं होती है। तो उसके बारे में हम संपूर्ण सिलेबस की आज आपसे परिचर्चा करेंगे और हर टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे और उसका एक बेसिक डेवलप करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुभारंभ करते हैं। ठीक है, मैं नितिन तिवारी आप सभी को एथिक्स के विषय में ले चलता हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपकी ये इकाई 1। ठीक है, तो जो हमारी इकाई 1 है, ठीक है, यूनिट 1, तो टोटल ये आपके 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से देखेंगे तो सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हैं और टॉपिक के बाद फिर लास्ट में आपकी केस स्टडी है। जो केस स्टडी है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो विषय वस्तु पर आधारित है। विषय वस्तु यानी एथिक्स का जो पाठ्यक्रम है, तो उसी पाठ्यक्रम पर आधारित आपकी क्या रहेगी बताइए, केस स्टडी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट 1 शुरू करते हैं। अगर हम यूनिट 1 की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से दार्शनिक विचारक, या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, थिंकर, तो थिंकर्स का है। अब बात आती है, सबसे पहले थोड़ा सा समझिए कि आपके सिलेबस में आखिर एथिक्स विषय को जोड़ा क्यों गया। इसलिए जोड़ा गया क्योंकि देखा गया कि जिसे हम सिविल सर्वेंट बना रहे हैं, तो उसमें सिविल सर्विस बनने के लिए मिनिमम अपेक्षित योग्यताएं या उसकी अभिक्षमता या एप्टीट्यूड उसमें है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वो व्यक्ति इस तैयारी के दरमियान उस चीज को समझ ले और सीख ले। ठीक है, तो उसी की प्रक्रिया आपके एक यहाँ से बहुत अच्छी बात यह है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू और व्यक्तित्व निर्माण होता है इस विषय के माध्यम से। देखिए, पढ़ते तो आप बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ये विषय आपका मतलब तैयारी के साथ भी और तैयारी के बाद भी दोनों जगह आपका बहुत अच्छे से ये क्या होगा बताइए, काम आएगा। ठीक है, तो अगर हम मुख्य रूप से थिंकर्स की बात करें तो ये आपके दर्शन शास्त्र से लिए गए हैं, है ना। जो विषय है आपकी दर्शन शास्त्र। अब जैसे दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी क्या होता है, दर्शन दृश्य शब्द से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, देखना, जानना। और जब आप किसी चीज को देखते हैं और जानते हैं तो उसके बारे में ही आप क्या करते हैं बताइए, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जैसे फिलॉसफी है ना, किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण क्या है। जैसे समझिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आप लोग मुझे सामने से देख रहे हैं, तो आप मेरे सामने के पहलू को या सामने के पक्ष को देख पा रहे हैं। अगर मैं आपके सामने ऐसे साइड में खड़ा हो जाता हूं तो आप मेरे को साइड से देख पाते हैं। जब मैं बैक खड़ा हो जाता हूं तो आप मेरे को बैक से देख पाते हैं। तो किसी भी चीज को, विषय को, वस्तु को देखने का आपका एक मतलब जो तरीका क्या होता है, हर चीज को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। उसी का अध्ययन हम क्या करते हैं बताइए, दर्शन में या फिलॉसफी करते हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी में हम मूल रूप से इन थिंकर्स को पढ़ते हैं। अब बात आती है कि इस सिलेबस में आपके थिंकर्स को क्यों डाला गया है। तो इन थिंकर्स को आपके सिलेबस में इसलिए डाला गया है ताकि आप इनकी विचारधाराओं को अपनाएं, आत्मसात करें, और जब आप सिविल सर्विस में एंटर करें या एक सिविल सर्विसेज के आप अधिकारी बने या सिविल सर्विसेज में जाएं, तो वहां पर इनकी अच्छी अच्छी विचारों को, अच्छी अच्छी नैतिकता को, अच्छे अच्छे मूल्य को, अच्छे अच्छे आदर्शों को क्या करें, आप ग्रहण करें और उसका प्रशासन में क्या करें, उपयोग करें, है ना। तो इसी में सबसे पहले हमारे विचारक हैं तो कुछ वेस्टर्न थिंकर्स लिए गए हैं।
वेस्टर्न थिंकर्स की हम बात करें तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये आपके वेस्टर्न थिंकर्स हैं, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के क्या है बताइए, सॉरी पश्चिम के क्या है आपके थिंकर्स है ना। तो सबसे पहले देखिए सुकरात को हम पढ़ेंगे। सुकरात की फिलॉसफी क्या है, सुकरात का दर्शन क्या है, आखिर सुकरात क्या कहना चाह रहा है, आखिर सुकरात के मतलब जो है तो एक राजा के बारे में क्या विचार है, जनता के बारे में क्या विचार है, इन सभी है ना। जैसे कि आपने बहुत प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी कि इनको जहर दे करके मार दिया गया था। तो कुछ थिंकर्स हमारे ऐसे हैं, कहते हैं ना देखिए कि मनुष्य के विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आप किसी को भी विचार से बदल सकते हैं। तो वही सारे विचारों का काम किसने क्या किया था, तो समय समय पे कई थिंकर्स ने किए थे, वही सुकरात ने किया था। अब सुकरात के ही शिष्य रहते हैं कौन बताइए, प्लेटो। तो ये जो प्लेटो है ये कौन है बताइए, ये सुकरात के ही शिष्य है, लेकिन इन्होंने भी आगे आकर के बहुत सारे मतलब जो है एक राजा का मतलब जो है एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए है ना, इनके बारे में हम डिटेल में जब सिलेबस में जब विषय शुरू हो जाएगा उसमें बताएंगे। उसके बाद ठीक है अरस्तु, उन्हीं के फिर शिष्य क्या हुए, अरस्तु हुए। तो अरस्तु के विचार क्या है, अरस्तु ने हमें कौन कौन सी बातें बताई हैं, उनका दर्शन क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ लोग पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस रखना है। कुछ लोग एकदम दर्शन में चले जाते हैं, एकदम दर्शन में नहीं चलना है, केवल उतना ही जाना है जितना कि प्रशासन में उनके विचारों की उपयोगिता है। इसका पता आपको कैसे चलेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। और इसी के साथ उसके प्रश्न के पूछने की जो प्रकृति रहेगी या प्रवृत्ति रहेगी, ठीक है, तो वो एक सामान्य सी रहती है, जनरल अप्रोच रहती है। वो अप्रोच क्या रहती है वो बताएंगे। जैसे कुछ कुछ थिंकर्स को आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ थिंकर्स को आपको एक सामान्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे हम इंडिया में बात करें, जब गांधी आएंगे इनको स्पेसिफिक पढ़ना रहेगा, गौतम को स्पेसिफिक पढ़ना रहेगा, महावीर को स्पेसिफिक पढ़ना रहेगा, है ना। लेकिन बात के जो कुछ थिंकर्स रहेंगे उनको एक नॉर्मल अप्रोच के साथ पढ़ना है, क्योंकि जो नॉर्मल विचारधारा है उसमें। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला पार्ट बनेगा थिंकर्स को, उसको जो हमने डिवाइड किया है तो वो है हमारा क्या बताइए, वेस्टर्न थिंकर्स, WT। और वेस्टर्न थिंकर्स में आपके सिलेबस में केवल 3 ही है। अगर आप यूपीएससी की बात करें तो उसमें और भी थिंकर्स आ जाते हैं, लेकिन उनको आपको यहाँ पे क्या करना है बताइए, नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ थिंकर्स लिए गए हैं, उनके जो विचार हैं, जैसे कि आप प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, आप महावीर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। महावीर के बाद आप किसके बारे में पढ़ते हैं बताइए, बुद्ध जी के बारे में पढ़ते हैं। और बुद्ध जी के बाद आचार्य शंकर। ध्यान दीजिएगा आचार्य शंकर का आशय यहाँ से, हालांकि एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में आचार्य शंकर लिखा है, लेकिन इनका आशय यहाँ पे किससे है बताइए, शंकराचार्य से है, ठीक है। उसके बाद चरवाक, आखिर चरवाक की क्या फिलॉसफी है ना। तो हम देखेंगे कि आपके जो महावीर है ना, आपने देखा कि समय के साथ हमारे भारतीय इतिहास में जब ब्राह्मणों का, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, जब ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, तो उनके प्रभाव को, उनके यज्ञ कर्म कांड अंधविश्वास और रूढ़िवादी के इनके प्रभाव को कम करने के लिए 2 धर्मों का उदय होता है, दैट इज जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आप एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। हालांकि अगर हम मूल रूप से देखें तो इनकी जो बातें हैं, देखो हमारा जो हिंदू दर्शन है वो सबसे मतलब गॉड है। जैसा कि आपने देखा कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे तो वहां पे उनका बहुत उपहास उड़ाया। देखिए जो भी व्यक्ति कुछ महान होता है या अच्छा कार्य करने जाता है, निश्चित रूप से उसका उपहास उड़ाया जाता है पहले, ठीक है। तो वहां पे उपहास उड़ाया कि आपका जो धर्म ग्रंथ है वो सबसे नीचे है। तो विवेकानंद ने जवाब दिया कि निश्चित रूप से मेरा धर्म ग्रंथ सबसे नीचे है, क्योंकि वो सभी धर्मों की नींव का आधार है। जिस प्रकार एक इमारत बिना नींव के नहीं टिक सकती है, उसी प्रकार के आपके धर्म ये हमारे धर्म की नींव के बिना नहीं टिक सकते हैं। तो वेदों में पूरा सार बताया गया है। जैसे आपने देखा है हमारे यहाँ जो वेद हैं, वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय मतलब कि किसी भी पुरुष ने उनकी रचना नहीं की है, ये देववाणी है। देववाणियों ने कुछ ऋषियों को ज्ञान दिया और उन ऋषियों ने फिर आगे जाकर के अपने शिष्यों को वो क्या किया बताइए, ट्रांसफर किया। फिर आगे चल करके कुछ ऋषियों द्वारा संकलित किए गए हैं। अभी भी पूरे वेद ना पढ़े जा सके हैं, ना लिखे जा सके हैं, ना संकलित किए जा सके हैं। तो उन वेदों में जो बातें हैं, वेदों में क्या बातें हैं, आपको जीवन कैसे जीना है, मतलब आपके जीवन से मृत्यु तक जो जो भी चीजें हैं, दर्शन, फिलॉसफी, भक्ति, ईश्वर, मोक्ष, आपको जीवन अपना कैसे जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, पूरा आयुर्वेद, जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सभी वेदों में वर्णित है। उन्हीं में से, उन्हीं का अध्ययन करके महावीर ने और गौतम बुद्ध ने
सरलता के रूप में आपके सामने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में लाया। इनकी फिलॉसफी के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत डिटेल हो जाएगी। फिर शंकराचार्य ने जो उपनिषद से प्रमुख दर्शन लिया अद्वैतवाद, छंदों के उपनिषद से उन्होंने जो अद्वैतवाद का दर्शन लिया है, दैट इज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। अगर आप हिंदू धर्म का एक आधार समझना चाहें, दैट इज जो सबसे यूनिवर्सल है, वो क्या है बताइए? अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद का आखिर क्या है? अद्वैत मतलब जो कि द्वैत नहीं है। द्वैत नहीं है मतलब जो कि एक नहीं है। आ रहा है समझ में? सॉरी, जो कि क्या है? एक है, यानी कि आत्मा और परमात्मा। यहाँ पे ये अद्वैत यानी कि दो नहीं है, ये एक है। ये कॉन्सेप्ट से हम डिटेल में बताएंगे कि परमात्मा के दिव्य ज्योति पुंज से कैसे आत्मा निकलती है और इन्हीं ने ही मिलकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। तभी यहाँ पे शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या। इसी के साथ फिर आगे कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो जब उनसे पूछता है, वो जो उनके सामने एक निम्न कुल का या निम्न जाति का व्यक्ति आता है, तो जब वो बोलता है कि जब मैं ब्रह्मा, जब आप कह रहे हो अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्मा हो, तो फिर मैं कौन हूं? तो कहता है कि तो शंकराचार्य कहते हैं तुम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी ब्रह्मा, तुम भी ब्रह्मा, हम सब ब्रह्मा। कैसे हम सब ब्रह्मा? क्योंकि हम सब उस परमात्मा का अंश है और वो परमात्मा के ही सभी अंश आत्मा है, उसी से ही हम अलग होकर के आए हैं और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसी परमात्मा में जाकर के मिल जाना है। और हमारे जीवन का उद्देश्य इसीलिए हुआ है ताकि हम इस जन्म मरण के चक्कर से क्या है बताइए, छुटकारा पा पाए। ठीक है, तो उनकी फिलॉसफी को हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद चरवाक हैं, तो चरवाक की फिलॉसफी को भी हम बहुत डिटेल में जानेंगे। अब यहाँ पे इनकी फिलॉसफी के बारे में मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आज आप लोगों को सिलेबस समझाना है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, ठीक है, तो उसके बाद अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो आगे आता है आपका मिडेवल पीरियड। तो मिडेवल पीरियड से दो आपके सबसे मतलब जो है जबरदस्त थिंकर लिए गए हैं मिडेवल हिस्ट्री के पीरियड से। एक तो आप मुख्य रूप से देखेंगे आपके गुरु नानक और संत कबीर। आखिर गुरु नानक ने क्या बताया कि कैसे तुम गृहस्थ जीवन में ही रह करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, भक्ति योग के माध्यम से। दिन भर सिर्फ है ना सतनाम वाहे गुरु, मतलब किसका जाप करो? दिन भर सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। ऐसा कर करके एक दिन जब नानक तालाब में स्नान किए तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और परमात्मा के दिव्य दर्शन हो गए। तो फिर उन्होंने बताया कि देखिए, आप अपने घर से संन्यास मत लीजिए। आप ऐसा नहीं है कि शादी मत करिए, जीवन भर कुंवारे रहिए। आप शादी करिए और शादी करने के साथ साथ गृहस्थ जीवन में रहते रहते भी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं भक्ति योग के माध्यम से, है ना। इसी प्रकार कबीर आए, उन्होंने अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया। जब हिंदू और मुस्लिम में बहुत जबरदस्त क्या है बताइए वैमनस्य चल रहा था, एक कट्टरता का दौर चल रहा था, तब इन्होंने बताया पोथी पढ़ जग भया पंडित भया ना कोई, भाई आपका प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। मतलब इस प्रकार के दोहे से मतलब लिख करके, ये एक अनपढ़ व्यक्ति थे लेकिन इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, जो इनका दर्शन था, जो विचार था, उसने समाज को जाकर के एक क्या है बताइए, एक नई दिशा दिया, एक नया आयाम खोला लोगों के लिए। इसी के साथ वो बहुत सारे दोहों के माध्यम से, जैसे वो कहते हैं मैं ना तो हिंदू का समर्थक हूँ ना मुस्लिम का समर्थक हूँ, मैं सत्य किसको मानता हूँ? ब्रह्म को मानता हूँ, जो कि निर्गुण है, जो निराकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं है, वो हर जगह है, प्रकृति के प्रति कण कण में है। ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें क्या है बताते हैं। तो ये आपके मिडेवल हिस्ट्री में। फिर इसी के साथ तुलसीदास जिन्होंने क्या लिखा बताइए? रामचरितमानस लिखा। तो रामचरितमानस में उन्होंने आखिर एक राम का आदर्श, एक आदर्श चरित्र क्या होता है मनुष्य को अपने जीवन में, मतलब राम ने ये सिखाया है कि एक पत्नी के साथ कैसा विवाह कर मतलब व्यवहार करना चाहिए, एक मित्र के साथ कैसा करना चाहिए, छोटे भाई के साथ कैसा करना चाहिए, धर्म के लिए क्या करना चाहिए। मतलब राम के चरित्र से अगर आप सीखेंगे तो आपको अपने सारे जीवन को जीना और सभी रिलेशन को मेंटेन करना सीख जाएंगे। और इसी चीज को तुलसीदास ने रामचरितमानस में क्या किया? संकलित किया। तो ये तीन थिंकर्स आपके जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इतिहास में, हालांकि वहां पे इनकी आप फिलॉसफी नहीं पढ़ते हैं, दर्शन नहीं पढ़ते, इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, इन्होंने क्या क्या मुख्य चीजें की वो की। दर्शन कहां पे पढ़ेंगे इनका? वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत से आपके ये तीन थिंकर्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा मॉडर्न इंडिया का पीरियड आ जाएगा, आधुनिक इतिहास का कालक्रम आ जाएगा। तो आधुनिक इतिहास में हम मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे शुरू होते हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम देखेंगे आखिर रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय गीतांजलि लिखा और उसमें आखिर उन्होंने क्या बातें की। एक महिला के जीवन में जो इतनी कश्मकश रहती हैं, जो इतना परेशान रहती हैं, उस समय के जीवन को उनको इतनी जबरदस्त उन्होंने मार्मिक तरीके से पेश किया है। जैसे आप देखते हैं कि एपिक चैनल है, उसमें पूरी सीरीज दिखाई गई है, कभी आपको टाइम मिले तो आप देखिएगा तो आपको मार्मिक दृश्य देख पाएंगे कि किस
प्रकार मध्यकालीन में स्त्रियों के साथ मतलब बहुत प्रकार के मतलब जो है तो देखना चाहिए तो उनका शोषण हुआ, सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, ना होने देना, आ रहा है समझ में, ऐसे ऐसे बहुत सारी कुरीतियों से उनका जो शोषण हुआ। तो उसी को जब मॉडर्न इंडिया में जब हम आते हैं, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आते हैं, धीरे धीरे फिर आगे स्त्रियों की स्थिति अच्छी सुधरती है। तो स्त्रियों की जो दशा थी, जो जिसे कहना चाहिए दुर्दशा, तो उसको बहुत मार्मिक तरीके से मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया है। उनका सार्वभौमिक मतलब एक सिद्धांत क्या है, वो कैसे एजुकेशन की बात करते थे, शांति निकेतन उन्होंने खोला था, ये सारे विषय के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसी के साथ राजा राम मोहन राय है ना, आधुनिक भारत के आपके मतलब जिन्हें कहा जाना चाहिए अग्रदूत। तो राजा राम मोहन राय ने क्या क्या धार्मिक सुधार किए, सबसे पहले व्यक्ति थे जो कि भारत में पुनर्जागरण का काम किए। जैसे आप एक पढ़ते हैं यूरोप में पुनर्जागरण, और उसी प्रकार अगर हम मॉडर्न इंडिया में देखें तो ये पुनर्जागरण का काम किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय आते हैं और वो वेस्टर्न एजुकेशन को भी लेकर के आते हैं और इंडियन एजुकेशन को, और दोनों से अच्छी बात को, पश्चिमी और पूर्व दोनों से अच्छी अच्छी बातें सीख करके, जैसे इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, है ना, बहुत सारे अनेकानेक क्या किए, कार्य किए, पुनर्जागरण किया। इसी के साथ सावित्रीबाई फुले को इस बार सिलेबस में जोड़ा गया है, इसलिए जोड़ा गया है महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत विशेष काम किया, महिलाओं की शिक्षा के बारे में, है ना, तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया। इनके बारे में इनकी फिलॉसफी क्या थी, महिलाओं को लेकर के थी, महिलाओं के पुनरुद्धार के लिए सबसे विशेष काम किया। ठीक है, इसके बाद हमारे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। हम कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, जो काम आपके आचार्य शंकराचार्य ने मतलब जो है तो एंशिएंट हिस्ट्री में करके गए थे, वही काम यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं, शुद्धि आंदोलन चलाते हैं और इसी के साथ हिंदू धर्म को पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार का काम करते हैं। आखिर किस फिलॉसफी पे करते थे ये, इनके पूरे दर्शन को जानेंगे। आखिर ये क्यों कहते थे वेदों की तरफ लौटो, आखिर इनका क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था इनके विचार और राजा राम मोहन राय के विचार से, हम मतलब एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उसके पहले इनको पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं स्वामी विवेकानंद, जैसे निश्चित रूप से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना परिचित हो। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस सिद्धांत को अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कि आप ना कर पाए। ठीक है, तो इनका हम देखेंगे कि इनका आखिर ये कौन से धर्म को मानते थे। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर स्वामी विवेकानंद की धर्म से संबंधित क्या फिलॉसफी थी, ये कौन से धर्म को मानते थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्लियर, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके महर्षि अरविंद, ठीक है, महर्षि अरविंद घोष, है ना, जिन्होंने आपने देखा तो संन्यास ले लिया। संन्यास की बात पूना में मतलब उनका आश्रम है। क्या विचार थे आखिर उनको जेल में जाने के बाद अध्यात्म का ऐसा क्या ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कौन सी बातें रहती हैं, क्या बताते हैं, कैसे वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी हिंदू दर्शन में पूरी पुस्तक है। इन्होंने बताया कि पश्चिमी और पूर्व सभ्यता दोनों से हमें अच्छी अच्छी बातें लेनी चाहिए। पश्चिमी सभ्यता से हमें ज्ञान विज्ञान लेना चाहिए और पूर्व से हमें धर्म लेना चाहिए। अगर धर्म को ज्ञान विज्ञान में डाल दोगे तो लोग परमाणु जैसे बम का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया का विवाद, ठीक है, तो जिस प्रकार दोनों एक दूसरे को नष्ट करने पे उतारू हो गए हैं, अगर इनके दर्शन को पढ़ ले, दर्शन को समझ ले, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की हरकतें वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके थिंकर्स को हमने बताया 4 कैटेगराइज में बांटा है। पहला, सबसे पहले तो वेस्टर्न थिंकर्स हो गए, फिर दूसरा एंशिएंट हिस्ट्री के जो आपके एंशिएंट टाइम के मतलब हो गए थिंकर, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चरवाक, फिर मिडेवल हिस्ट्री में गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के हमारे जो समाज सुधारक हैं, आखिर उन्होंने ऐसे कौन से विचार ला करके समाज का सुधार किया। आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे बताइए, समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आती है हमारी क्या बताइए, यूनिट 2 आती है। ठीक है, तो यूनिट 2 में मुख्य रूप से हम अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें आखिर क्या बात बताई गई है। तो ये यूनिट 1 हो गई, फिलोसफर हो गए सारे। यूनिट 2 जो आपसे बात करती है, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, मनोवृत्ति। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, एप्टीट्यूड कहते हैं ना, है ना। तो ये हम देखेंगे कि आखिर आपकी जो मनोवृत्ति है ना, मनोवृत्ति यानी अगर मैं सबसे सरल शब्दों में आपके बताऊं, आपके मन की वृत्ति, आपके मन की सोच। ठीक है, आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आ रहा है समझ में। तो ये जो होती है, ये क्या होती है बताइए, मनोवृत्ति होती है। आपको किसी भी चीज को देखने का नजरिया क्या है,
आपको किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना को देख करके आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बिहेवियर करते हैं, क्या व्यवहार रहता है, यही क्या होती है बताइए? मनोवृत्ति, यानी कि आपका क्या होता है बताइए? एटीट्यूड। ठीक है, तो आप कहते हैं ना सामान्य भाषा में, जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत एटीट्यूड है ना, तो वो वाला एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड की अगर एक्चुअल मीनिंग देखें हम, तो उससे हम जाएंगे कि किसी विषय, वस्तु, घटना या व्यक्ति के प्रति आपकी सोच कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, नजरिया कैसा है, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि मनोवृत्ति का इसका निर्माण कैसे होता है ना, तो कैसे होता है ये हम देखेंगे, है ना। ये सारी चीज की प्रोसेस है, कब से एक एक एग्जांपल देकर के समझाएंगे। ठीक है, उसका फिर अगर निर्माण होता है तो क्या उसमें परिवर्तन हो सकता है क्या? हाँ, समय के साथ हर चीज में परिवर्तन हो जाता है, और मनोवृत्ति में भी अगर आप अपने जीवन में कुछ घटनाएं देखेंगे तो उसको देख करके आपके जीवन में उसका दृष्टिकोण निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे तो प्रबोधक संप्रेषण, कम्युनिकेशन, दैट इज द अल्टीमेट बेस्ट क्वालिटी इन आवर टुडे मॉडर्न लाइफ। ठीक है, आज के समय में हम देखें तो सबसे जबरदस्त चीज होती है कम्युनिकेशन। आप अपनी चीजों को, बातों को कितने अच्छे से सामने वाले के पास रख पाते हैं। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखूं, 2014 में जब माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव हुआ, तो उनकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी थी जिससे उन्होंने पूरा बीजेपी का साम्राज्य खड़ा कर दिया, दैट इज द अल्टीमेट पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन कम्युनिकेशन। यानी कि उनका जो बोलने का जो तरीका है वो इतना सरल, स्पष्ट और इतना साधारण था कि भारत में एक गरीब वर्ग, एक किसान, मजदूर से लेकर के सबसे अमीर वर्ग तक के लोग उनकी भाषा को, सहजता को, सरलता को, उनके सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन को समझ पाए। तो उसी क्वालिटी को, क्योंकि कल को आपको प्रशासक बनना है, तो प्रशासक बनने के बाद आपके पास ऐसे कुछ मिनिमम अपेक्षित योग्यताएं या गुण होने चाहिए कि आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से, सरलता रूप से, क्योंकि आपके पास कई अनपढ़ लोग भी आएंगे, कई पढ़े लिखे लोग भी आएंगे, कई हाईली क्वालिफाइड लोग भी आएंगे, तो उनके सामने आप अपनी बातों को कितने अच्छे तरीके से रख पाओगे। और इसी के साथ आप किसी की अगर मनोवृत्ति क्या है बताओ, नकारात्मक है, मनोवृत्ति नकारात्मक भी होती है, सकारात्मक भी होती है, तो उसको सकारात्मक में कैसे परिवर्तित करोगे, है ना, तो उसके बारे में आपको वहां बताना पड़ेगा। तो उसका अध्ययन हम क्या करेंगे? प्रबोधक संप्रेषण में करेंगे। ठीक है, जैसे हम देखें तो एड कंपनीज जितनी है तो इसका बहुत जबरदस्त उपयोग करती है। ठीक है, जैसे किसी भी एक कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो उसकी क्या होती है? एक स्पेसिफिक लाइन होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा है माउंटेन ड्यू, तो माउंटेन ड्यू का ऐड आता है, ऋतिक रोशन एकदम पर्वत में, माउंटेन पे चढ़ते हैं और वहां से उनको बाइक लेके नीचे आ रही होती है, तो वो दिखाते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे कर पाऊंगा मैं, तो यहीं पे टैग लाइन दिखाता है कि डर के आगे जीत है। तो जैसे ही उन्होंने बोला डर के आगे जीत है और उस प्रोडक्ट को पीते हैं, चले जाते हैं, तो आपकी मनोवृत्ति उस कोल्ड ड्रिंक के प्रति बन जाती है, उस पेय पदार्थ के बारे में, कि जब भी हमें डर लगेगा तो एक घूंट हम इसका एक सिप मारेंगे और मारने के बाद उस कार्य को हम क्या कर लेंगे बताइए? कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैसे परिवर्तन करेंगे नकारात्मक मनोवृत्ति को सकारात्मक में, तो ये सारी चीजों को कैसे, क्या एग्जाम्पल देकर के इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो पूर्वाग्रह और विभेद, ये क्या होता है? ठीक है, तो देखेंगे कि मनोवृत्ति के संबंध में ही होता है ये, है ना, उसका नकारात्मक होता है पूर्वाग्रह। पहले से आप किसी के बारे में एक वैसी सोच बना लें, है ना, कि नहीं ये ऐसा ही होगा या ऐसा ही करेगा, उससे बिना मिले, उससे बिना जाने, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह, है ना। जैसे देखा जाता था पहले के जमाने में, लोग बोलते थे कि स्त्रियां सामान्यतः घर के घरेलू कामकाज करेंगी, लेकिन ये एक तरह से पूर्वाग्रह है। आप देख रहे हैं किस प्रकार स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे मिला करके एक बराबर कार्य कर रही है। ठीक है, विभेद, उसमें अंतर देखेंगे कैसे विभेद किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संबंध में रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता यानी कि हम देखेंगे ऑर्थोडॉक्स। आप देखेंगे भारतीय समाज में बहुत सारी ऐसी चीज है ना, कि जैसे कि बहुत मतलब बोला जाता था कि जैसे पुराने लोगों को बोला था ये बहुत पुराने सोच के हैं, है ना, तो आज का समय जो है तो टाइम चेंज का है, तो जितनी भी पुराने मतलब जो है ऐसी रूढ़िवादियां जिनको हम जबरदस्ती लेके ढो रहे हैं, जैसे सिंपल सी भाषा में समझाऊं कि जैसे एक बिल्ली रास्ता काट देती है, बिल्ली रास्ता काट देती है तो लोग वहां पे रुक जाते हैं और आगे नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि अगर हम क्रॉस कर देंगे तो ऐसा कुछ अशुभ घटना हो जाएगी हमारे साथ। और ऐसा उन्होंने लोगों को करते देखा है, दादा को, पापा को, फिर अपने बच्चों को, ऐसे तो ऐसे मतलब समाज से ही व्यक्ति सीखता है, तो इस प्रकार की मनोवृत्ति उनमें निर्मित हो जाती है। तो ऐसी कई प्रकार के स्टीरियोटाइप्स है, ऐसी कई प्रकार की रूढ़िवादिता है। जैसे समाज में भी आपने जैसे बार बार एग्जाम्पल देते, महिलाओं को पहले बाहर नहीं आने दिया जाता था, कम उम्र में शादी ब्याह कर देना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इन सभी रूढ़िवादिता को समझेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये क्या क्या है। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा जो हमारे सिलेबस में रहेगा, वो क्या रहेगा बताइए, आपका सांवेगिक बुद्धि, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि सांवेगिक बुद्धि। तो सांवेगिक बुद्धि के बारे में हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या होता है, क्योंकि देखिए आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपकी भावनाओं में समझ अच्छी होनी चाहिए खुद, और इसी के साथ आप अपनी भावनाओं को समझने के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को समझे। आज वर्तमान समय में देखें तो प्रशासन में ही नहीं, निजी जीवन में भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पहले तो आप खुद को समझिए, अपनी भावनाओं को समझिए, फिर उसको एक्सप्रेस करिए। आप क्या उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, इसी के साथ सामने वाला, है ना, कई व्यक्ति आपने देखा होगा कि सामने कोई व्यक्ति बैठा रहता है और उसको देखते साथ ही वो उसके अंदर की भावनाओं को समझ जाते हैं, वो जितनी भी जो भी चीजें, और उसी उनकी भावनाओं को समझ करके आप उनके आधार पे उनसे क्या करते हैं बताइए, बिहेवियर करते हैं। तो यही क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है या सांवेगिक बुद्धि होती है, ठीक है, कि भावात्मक बुद्धिमत्ता, आपके अंदर एक भावात्मक रूप से भावनाओं के लेवल पे बुद्धि है। कल को आप जब प्रशासन में जाएंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे, उनको आपको समझाना भी होगा और उनकी भावनाओं को भी समझना होगा, तो मिनिमम अपेक्षित योग्यता ये आप में होनी चाहिए, और नहीं है तो इस सिलेबस को पढ़ने के दौरान, इस तैयारी के दौरान आप वो समझ जाए और उस चीज को अपने उसमें विकसित कर ले, लर्न कर ले, ठीक है। तो इसी की अवधारणा यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझेंगे, और शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता यानी कि इसका यूज क्या है हमारे शासन में, इस चीज को देखेंगे, और इसके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझेंगे हम, है ना। आपको जब वहां पे काम करेंगे तो कई सारी योजनाएं रहेंगी, तो उन कई सारी योजनाओं में आप किस प्रकार से मतलब वो मतलब इसका प्रयोग करेंगे, आप कैसे लोगों को समझाएंगे, है ना। कई बार जैसे मान लीजिए आप अतिक्रमण एग्जाम में जा रहे हैं, एक बूढ़ी महिला मिल रही, वो रो रही है आपसे बहुत ज्यादा कि मेरा घर मत तोड़ो, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे पास कोई दूसरा आसरा नहीं है, तो कैसे आप उसकी भावनाओं को समझाएंगे, कैसे उसे कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आपको जानना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है, यानी कि आप देखते हैं कि बहुत, है ना, हर किसी का व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमें हर किसी के व्यक्तित्व को भी क्या है बताइए, समझना होगा, क्योंकि कल को जाके आपको वहां किससे डील करना है, तो आपको शासन में भी डील करना है, प्रशासन में भी। प्रशासन मतलब प्रशासन वाला पार्ट जो है, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला आप देखेंगे, शासन वाला कौन बताइए, नेता लोग देखेंगे, यानी वो अस्थायी कार्यपालिका देखेगी और आप स्थायी कार्यपालिका रखेंगे साथ साथ। तो ये दोनों के बीच आपको एक सामंजस्य बैठाना होगा, नेता से लेकर के अपने सीनियर हो गए, जूनियर हो गए और पूरा स्टाफ हो गया, इन सभी से आपको क्या करना होगा, डील करना होगा। तो कैसे आप उनके व्यवहारों से, किस प्रकार का आप उनसे व्यवहार करेंगे, कैसे किसी की पर्सनैलिटी को जानेंगे, व्यक्तित्व को जानेंगे, उनकी भिन्नताओं को पहचानेंगे, इसके बारे में आपको सब समझना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपकी यूनिट 3 आ जाती है। हाँ, तो देखिए ये वाला पोर्शन जो आप पूरा देख रहे हैं, है ना, यानी कि आपकी ये मनोवृत्ति हो गई, सांवेगिक बुद्धि, है ना। हाँ सॉरी, अभी क्षमता हमारी छूट गई थी, अभी क्षमता को हम देखते हैं। अभी क्षमता, ठीक है, अभी क्षमता यानी कि एप्टीट्यूड, है ना। अभी यानी आपके अंदर की, है ना। देखिए किसी भी अगर टर्मिनोलॉजी को समझना हो, चाहे वो किसी भी विषय की हो, उसका आप संधि विकसित कर दे तो बड़े आराम से आपको समझ जाएगी। अभी क्षमता, एकदम से कोई अभी क्षमता बोले तो आप डर जाते हैं कि क्या पूछ रहा है, तो आराम से रिलैक्स होइए, पॉज बटन लीजिए। अभी यानी अंदर, क्षमता यानी कि उसकी क्षमता, यानी कि आपके अंदर की जो क्षमता है वो अभी क्षमता होगी, है ना। हर किसी ना किसी में, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ जन्मजात योग्यताएं या क्षमताएं होती हैं, तो उन्हीं जन्मजात योग्यताओं को ही हम क्या कहते हैं बताइए, अभी क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा हर किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है निश्चित रूप से, अब डिपेंड करता है वो उसे जान पाया है या नहीं जान पाया है। जैसे मैं विगत 11 वर्षों से इस फील्ड से जुड़ा हूं, 11 वर्षों से हम सिविल सर्विसेज के अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो हमने देखा बहुत सारे छात्र छात्राएं हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे अंदर का जो टैलेंट है मैं वो जान नहीं पा रहा हूँ, या मेरे अंदर का जो एप्टीट्यूड है या अभिक्षमता मैं जान नहीं पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल अप्रोच बताते हैं, हम यहाँ जो विषय पढ़ेंगे वो किताबी ज्ञान से ऊपर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ेंगे, उससे फील करके महसूस करके पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं ना जब दिल से कोई चीज की जाती है तो वो 100% उसमें क्या हो जाती है, श्योरिटी हो जाती है, ठीक है, और पूरी हमारे जीवन में वो आत्मसात हो जाती है।
तो आप इसका एक थर्ड बनाइए। आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे जीवन में, आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, फ्रेंड सर्किल, पड़ोसी, मित्र, यार, भाई, और उनसे सबसे पूछिए कि आपको मेरे अंदर ऐसा कौन सा काम दिखा जिस काम को करने में मैं सबसे बेस्ट हूं, और ऐसा करके उनका पूरा सेट बनाइए। तो जो वो बताएंगे कि जिस काम में तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी कलात्मक अभिव्यक्ति बहुत जबरदस्त है, तुम्हारे अंदर टीचिंग एक एप्टीट्यूड बहुत जबरदस्त है। कहते हैं ना, जो टीचर होता है वो बस से ही बन जाता है, उसे कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, वो जन्मजात योग्यता उसके अंदर रहती है। कई बार उसे प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो बाहर निकल पाती है, कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो यानी कि यही आपके अंदर का आ रहा है समझ में, आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं वही क्या होती है, अभी क्षमताएं होती हैं। अब यहाँ पे सिलेबस में क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि इस सिविल सर्विसेज के अंदर भी कुछ सिविल सर्वेंट यानी कि लोक सेवक के अंदर कुछ क्षमताएं होनी चाहिए। तो वो क्षमताएं उसके अंदर हैं कि नहीं है, मिनिमम कुछ इसी को चेक करने के लिए आपका एक पेपर लिया जाता है, सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें मैथ के और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उससे ये देखा जाता है कि इसको वो व्यक्ति सॉल्व कर ले रहा है, इसका मतलब उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, निर्णय लेने की क्षमता है, चीजों को समझता है, व्यापक दायरा है इसका सोचने का। तो ये सारी उसकी इंटेलिजेंस की क्वालिटी यानी एक आईक्यू का लेवल हम इस माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि इसमें वो मिनिमम अपेक्षित योग्यताएं हैं एक प्रशासक बनने के लिए जो सिविल सर्वेंट को चाहिए कि नहीं है। आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए कितने वाइस प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। इसके बाद हम देखें मुख्य रूप से, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अभी क्षमता देखेंगे और लोक सेवा, है ना, लोक सेवा की आधार, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं। मतलब जब आप लोक सेवा, है ना, लोक सेवक मतलब लोक यानी कि जनता, सेवक यानी कि नौकर, यानी कि जनता की जो सेवा करने के लिए जा रहा है, दैट इज लोक सेवा। आ रहा है समझ, आप वहां पे पब्लिक सर्वेंट बनेंगे, पब्लिक यानी कि जनता, सर्वेंट यानी कि नौकर, क्योंकि सारी जो योजनाएं रहेंगी इसका कार्यान्वयन क्रियान्वयन करने का जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी, आपके ऊपर रहेगी, ठीक है। तो वही लोक सेवा है तो आधारभूत योग्यताएं यानी कि फाउंडेशनल जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी, उसमें जो मिनिमम योग्यताएं हैं उसमें जैसे सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, आरस में करुणा होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, ईक्यू होना चाहिए, आईक्यू होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखें, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया है। सत्यनिष्ठा मतलब किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और ईमानदारी के प्रति अड़िग रहना ही क्या होती है, सत्यनिष्ठा होती है या इंटीग्रिटी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। निष्पक्षता यानी कि आप वहां जाकर के लोक सेवक बन के भाई भतीजावाद ना करें, आपके अंदर पूरी निष्पक्षता होनी चाहिए। आ रहा है समझ में, कोई टेंडर निकलता है तो ये नहीं आप अपने जान परिचित के लोगों को दे दे, उसकी जो शर्तें पूरी करता है उसी व्यक्ति को देना चाहिए ताकि शासन और प्रशासन की मशीनरी में आउटपुट मैक्सिमम निकल सके, ठीक है। उसके बाद असमर्थकवादी, ठीक है, किसी भी पार्टी से आपकी विचारधारा तो मैच नहीं करती या किसी पार्टी को तो आप समर्थन नहीं करते हैं, यानी कि असमर्थक यानी कि समर्थन आ मतलब नहीं करना है, यानी किसी भी विचारधारा को या किसी भी पार्टीवादी को, इनको आपको समर्थन नहीं करना है, एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है आपको। ये यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठता यानी कि उसके जैसे आप जो एग्जाम देखेंगे, है ना, यूपीएससी पीटी का या एमपीपीएससी एमपीपीसीएस प्रीलिम्स का, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना, ABCD, तो उसमें रहता है कि ये विकल्प है और इन्हीं विकल्प में से ही चुनना है। तो इसी प्रकार आपको वहां प्रशासन में भी जाकर के ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जो विकल्प हैं उन पर ही जाना है जो वहां पे आपको दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिस्टम, वो पूरा सिस्टम आपने सुना होगा कि पूरा सिस्टम रहता है, उसके फ्रेम में आपको फिट होना पड़ता है। मतलब वहां पे रूल्स रेगुलेशन पहले से सब बने हैं, बस आपको रूल्स को देख करके उनका लॉ एंड ऑर्डर को क्या करना है, फॉलो करना है। तो कैसे फॉलो करना है, जो रूल्स में लिखा हुआ है, यानी कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी के साथ करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो लोक सेवा के प्रति समर्पण यानी कि डेडिकेशन आपका, क्योंकि ये जो नौकरी है ये घड़ी घंटे देख के नहीं की जाती और ना ही यहाँ पे इसकी तैयारी घड़ी घंटे देख के की जाती है। जिस प्रकार इसकी तैयारी के दौरान आप सिलेबस
सिलेबस को पूरा करना आपका लक्ष्य होता है, ना कि घड़ी घंटे देख करके कि मैं 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे। उसी प्रकार जब आप इस नौकरी में जाएंगे तो इस नौकरी में भी आपको 24 घंटे समर्पण, डेडिकेशन, रात को 2 बजे मान लीजिए डीएसपी है, आप कहीं मर्डर हो गया तो भी जाना पड़ेगा, तो आपके अंदर कितना डेडिकेशन है। तो इस डेडिकेशन के बारे में हम समझेंगे कि लोक सेवा के प्रति समर्पण क्या होता है, पूरी तरह से हमें डेडिकेटेड रहना है अपनी जॉब के प्रति। फिर बहुत अच्छा यहाँ पे शब्द आता है समानुभूति, ठीक है, और सहिष्णुता, ठीक है। तो हम यहाँ पे समानुभूति और सहानुभूति को पढ़ेंगे। एक होती है सहानुभूति, एक होती है समानुभूति। सहानुभूति यानी जब आप किसी को देखते हैं, कोई व्यक्ति परेशान है तो परेशान होकर के आप उसको थोड़ा कुछ समझा देते हैं, है ना, उसके प्रति आप सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, एक सिंपैथी का भाव, ठीक है, एक करुणा का भाव व्यक्त कर देते हैं, तो वो कहा जाएगा समानुभूति होती है, ठीक है, सहानुभूति होती है। अब समानुभूति यानी कि एम्पैथी क्या होती है, यानी जिस दर्द को वो महसूस कर रहा है, उस दर्द को अगर आपने महसूस किया है उस लेवल में जाकर के, यानी कि आप यहाँ पे दया और करुणा के भाव से भी ऊपर उठते जा रहे हैं, सबसे एक्सट्रीम लेवल में जा रहे हैं, उसकी उस अनुभूति को समझ रहे हैं जैसा वो महसूस कर रहा है, तो वो समानुभूति होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी बहुत गरीब वर्ग से उठ करके बढ़ के आईएएस बने हैं और ऐसे कोई गरीब बच्चा आपके पास आए और आपसे उस परीक्षा के बारे में जाने, तो आपका जो भाव उसके प्रति रहेगा वो समानुभूति का नहीं सहानुभूति का रहेगा, सॉरी सहानुभूति का नहीं बल्कि समानुभूति का रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि आपने उस दौर से गुजरे हैं, उस समय से गुजरे हैं, उसके अंदर आप अपना बचपन देख रहे हैं, तो इस कारण से आप उसको उस स्तर तक महसूस कर पाएंगे, यानी उस स्तर तक आप उसे फील कर पाएंगे, ठीक है। तो सहानुभूति और समानुभूति को यहाँ पढ़ेंगे, यानी कि सिंपैथी और एम्पैथी को पढ़ेंगे। उसके बाद सहिष्णुता, टॉलरेंस, क्योंकि भारत जैसे देशों में हम देखें तो यहाँ पे सांप्रदायिकता और टॉलरेंस का लेवल बहुत ज्यादा क्या है बताइए, बढ़ गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है बताइए, बढ़ गया है। और ये बढ़ने के साथ साथ क्या है बताइए, हिंदू मुस्लिम के समय समय पे क्या हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, है ना। तो आपको सभी धर्मों के प्रति यहाँ पे सद्भाव का भाव रखना है और आपके अंदर टॉलरेंस यानी कि कहते हैं ना सहिष्णुता का भाव होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं आ जाना है, बहुत ज्यादा आवेश में नहीं आ जाना है कि आप मतलब डीएसपी बन गए तो बस लोगों को एकदम धूम धड़ाक मारने लगे, है ना। मतलब सारी चीजें यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए चलनी है, उसी के लिए वैल्यूज आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, ठीक है, और करुणा, यानी कि जो समाज में कमजोर वर्ग रहे हैं, जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, या तो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या सामाजिक रूप से कमजोर हैं, या सांस्कृतिक रूप से कमजोर हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, या जातिगत रूप से कमजोर हैं, आप देखेंगे तो उनके प्रति आपके अंदर एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए और करुणा का भाव होना चाहिए, ताकि आप उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करें। जैसे वहां पे जैसे जितनी भी योजनाएं आती हैं, इनका उद्देश्य ये होता है, जैसे आपने एक स्लोगन सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। मतलब यहाँ पे हमें सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलना है, समाज के जो निम्न तबके के वर्ग के लोग रह गए हैं उनको लेकर के मुख्य धारा में जोड़ना है। अब मुख्य धारा के लोग भी, उनका भी हो सकता है पूरा विकास नहीं हुआ, हो सकता है उनका राजनीतिक विकास ना हो पाया हो सकता है उनका कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास ना हो पाया हो। ये सारी चीजें अलग अलग योजना के माध्यम से आपको करना है और इसी के लिए आपका चयन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो ये वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि आपका मनोवृत्ति हो गई, अभिवृत्ति यानी कि अभिक्षमता, इसे अभिवृत्ति भी कहते हैं और अभिक्षमता भी कहते हैं, दोनों एक ही शब्द है, और संवेगिक बुद्धि, ठीक है, ये साइकोलॉजी से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मनोविज्ञान विषय से लिया गया है। आखिर ये दर्शन शास्त्र के आपके थिंकर्स हो गए, जो थिंकर्स है वो दर्शन शास्त्र का विषय है, ठीक है। और ये किसका विषय हो गया आपका बताइए? तो ये विषय हो गया आपका मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। आखिर ये क्यों डाला गया है? इसलिए डाला गया है ताकि इसके माध्यम से आप एक बेहतर लोक सेवक बन सके, इसके माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व का एज ए पर्सनैलिटी ऑफ सिविल सर्विस डेवलप कर सके, ठीक है। तो ये पूरी यूनिट 2 आपकी किससे जुड़ी है? साइकोलॉजी से, यानी कि आपके मनोविज्ञान से जुड़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 के बाद आती है हमारी यूनिट 3। तो यूनिट 3 की बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेत, ठीक है, मानवीय आवश्यकताएं और अभिप्रेत, ठीक है। आखिर क्या है मानवीय आवश्यकताएं?
पहले हम देखते हैं मानवीय आवश्यकताओं, है ना। तो जैसे देखें, किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति की कुछ जरूरतें होती है ना। तो जैसे जरूरतें हम देखें तो सबसे बेसिक जरूरत उसकी क्या होती है, आप देखेंगे रोटी, क्योंकि सबसे पहले तो उसे खाना खाने के लिए चाहिए, अपने पेट की क्षुधा को वो समाप्त कर सके, ठीक है। रोटी के बाद फिर क्या होता है बताइए, कपड़ा, ठीक है। कपड़ा के बाद मकान। मुख्य रूप से आप ये 1980 के दशक से आप सुनते होंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी अब मनुष्य की आवश्यकताएं समय के साथ बढ़ गई। सबसे पहले रोटी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उसके बाद उसको अपनी लाइफ क्वालिटी को कैसे इंक्रीज करें, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जिसे आप कहते हैं सामान्य शब्दों में लिविंग स्टैंडर्ड, आजकल आज के दशक का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ना। जैसे कि आप देखते हैं कार, भारत में ये एक सोशल स्टेटस प्रदर्शित करने का एक माध्यम रह गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे मनुष्य के जीवन में जो भी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, मानवीय आवश्यकताएं यानी कि मानव की आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद उसका लिविंग स्टैंडर्ड, फिर और जाएंगे तो ऐसा पूरा आपका क्या बनता है, ग्राफ बनता है, उसको पूरा समझाएंगे। कुछ दैहिक आवश्यकताएं भी होती हैं, सबसे लास्ट में फिर दैवी आवश्यकताएं यानी कि आध्यात्मिक स्तर पे जाता है, यानी कि आपको जीवन में हर जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर स्तर तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, हर स्तर तक पहुंचता है, और सभी मतलब चीजों को मनुष्य प्राप्त करना चाहता है, और यही उसकी मानवीय आवश्यकताएं होती है। और इन्हीं मानवीय आवश्यकताओं को पाने के लिए उसे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप जब सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपको मोटिवेशन बल्कि सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। आ रहा है समझ में? सेल्फ मोटिवेशन यानी कि आपको स्वप्रेरित रहना है अपनी तैयारी के प्रति, अपने काम के प्रति, कि आप कैसे जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, एसडीएम बन जाएं, आईएएस बन जाएं, डीएसपी बन जाएं, असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएं, नायब तहसीलदार बन जाएं, आबकारी निरीक्षक बन जाएं, ठीक है। तो ये सारे के लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। वही मोटिवेशन, जैसे आप जब सिविल सर्विस करने जाएंगे तो आपके दिन बहुत सारे चैलेंज आएंगे, हर दिन आपका चैलेंजेबल रहेगा, हर समय लगेगा कि यार कितना टेंशन है, इतना प्रेशर है, और यही टेंशन प्रेशर को सिलेबस के माध्यम से आपको वो उसके लिए तैयार किया जा रहा है कि आप इतने सारे विषय को एक साथ पढ़ के सबके बारे में कुछ कुछ और कुछ के बारे में सब कुछ पढ़ करके यहाँ पे आप एग्जाम दें और इस प्रेशर को झेलें, इस मैनेजमेंट को झेलें, और क्या करें, यहाँ पे अपना प्रदर्शन करें और एग्जाम में पास होकर के एक अधिकारी बने। ठीक है, क्लियर है ना? तो उसी के लिए जैसे हर दिन आपको लगेगा मैं नौकरी छोड़ दूं, लेकिन कुछ मोटिवेशन रहेगा जो आपको नौकरी नहीं छोड़ने देगा। आपकी शादी हो जाएगी तो आप जो बीवी बच्चे बाल बच्चे उनका भरण पोषण, ये मोटिवेशन आपको वो नौकरी को नहीं छोड़ने देगा, वरना सिंगल रहते तब तो कब तक छोड़ देते। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको मतलब जो है यहाँ पे जानना। ठीक है, फिर लोक प्रशासन में यानी कि जब आप प्रशासन करने जाएंगे वहां पे, ठीक है, उसमें नैतिक सद्गुण और मूल्य, ठीक है, क्या होते हैं। तो प्रशासन में नैतिकता तो हम समझेंगे, तो आखिर ये सद्गुण क्या क्या होते हैं, उसी सद्गुण को यहाँ पे चैप्टर में अंदर डिफाइन किया है। सत्यनिष्ठा, है ना, सत्य के प्रति निष्ठा जो होती है, जो किसी भी आपको कोई कितना भी लालच दे, प्रलोभन दे, रिश्वत दे, लेकिन आप अपने सत्य और सिद्धांतों से मतलब किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज ना करें, दैट इज सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। ठीक है, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबल, क्या आप रिस्पॉन्सिबल हैं? आपको इतने बड़े इतने महत्वपूर्ण पद में बैठा दिया जाए, आप अपने निजी जीवन में क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, पढ़ाई को लेकर के क्या रिस्पॉन्सिबल है? जब इन चीजों के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे तो प्रशासन में कैसे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे? तो वही उत्तरदायित्व का गुण आपके अंदर है कि नहीं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे होगा, बताया जाएगा। फिर पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, वर्तमान समय में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप देख रहे हैं, क्योंकि भारत जो कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार के मतलब उससे क्या है बताइए, एक तरह से जूझ रहा है। क्या है बताइए? भ्रष्टाचार की समस्या से भारत बहुत ज्यादा जूझ रहा है। तो हम देखेंगे उसे कैसे दूर किया जाता है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के द्वारा, समय समय पे जैसे आरटीआई वगैरह आया है, आ रहा है समझ में, तो इन सबके माध्यम से ये सारी चीजें की जा रही है। ठीक है, वेबसाइट बना करके ऑनलाइन टेंडरिंग करना, ये सारी चीज फिर हम पढ़ेंगे, है ना, पारदर्शिता। फिर एक आता है नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा। ठीक है, नैतिक तर्क क्या होता है, नैतिक दुविधा क्या होती है। ठीक है, तो नैतिक तर्क यानी कि जो आपका तर्क है, आ रहा है समझ में, वो नैतिक रूप से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आ रहा है समझ में। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि नैतिक तर्क तो आपको नैतिकता के हिसाब से एक
सही करने की प्रेरणा दे रहा है, लेकिन वहां पे हो सकता है समाज के दूसरे वर्गों का नुकसान हो रहा है या आपका कुछ व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप आ जाते हैं एथिकल डिलेमा, यानी कि नैतिक दुविधा की स्थिति में। तो नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा, इनको एक साथ पढ़ेंगे, कैसे आप डिसीजन मेकिंग में इनका प्रयोग करेंगे, कैसे आप नैतिक तर्क लेंगे। और जब आप फंस जाएंगे नैतिक दुविधा में, तो जब आप नैतिक दुविधा में फंस जाएंगे, कई बार ऐसा होता है जीवन में, जब हमें समझ में नहीं आता है हम क्या करें, किसे चूज करें, इसे चूज करें या इसे चूज करें, किस निर्णय को लें, तो फिर हम आंख बंद करते हैं और अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं और कहते हैं अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती है। आप आंख बंद करके सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूछेंगे तो वहां से एक सही जवाब आएगा, और जो जवाब होगा ऐसा माना जाता है वो हमें परमात्मा अंदर से गाइड कर रहा है, परमात्मा जवाब दे रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, कॉन्साइंस यानी कि अंतरात्मा की आवाज, उसकी आवाज सुन करके हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। वो आपको एक नैतिक मार्गदर्शन देता है, तो वही है नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा कॉन्साइंस। ठीक है। उसके बाद लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जितने लोग भी सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ये लोक सेवक की जो एक आचरण संहिता होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसका मिस यूज कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों में कार्रवाई हो रही है, कुछ में नहीं हो रही है, अभी शासन प्रशासन अभी नहीं देख रहा है, अनदेखा कर रहा है, लेकिन जिस दिन होगी तो जबरदस्त होगी कि आपके कुछ मतलब वहां पे बिहेवियर करने का कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। जैसे आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, आप टाटा में जाए, इन्फोसिस में जाए, तो वहां हर जगह का एक वर्क कल्चर होता है, कार्य संस्कृति, और वहां का कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचरण संहिता, यानी कंपनी के अंदर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, इन सब के बारे में आप जानेंगे। तो ये पूरी दी गई है लोक सेवा में, जो आचरण संहिता जो है ये पूरी दी गई है, तो इसको हम पूरे को क्या करेंगे बताइए, समझेंगे। ठीक है। उसके बाद शासन में उच्च मूल्यों का पालन, यानी कि मूल्य क्या होते हैं पहले ये जान लो। मूल्य वो चीजें होती हैं, ठीक है, मूल्य क्या होते हैं, मूल्य वो चीजें होती हैं जो कि आप मतलब उसका फॉलो करते हैं अपने जीवन में। आ रहा है समझ में? जैसे हर किसी के मूल्य होते हैं, किसी की ईमानदारी किसी का मूल्य होता है, ठीक है, कोई अपने काम को लेकर के बहुत डेडिकेट हार्ड वर्क रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार शासन में आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको उच्च मूल्यों का क्या करना है बताइए, पालन करना है, अनुसरण करना है, तो वही है उच्च मूल्यों का पालन। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना? तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये वाली भी जो पूरी यूनिट है आपकी, ठीक है, तो ये भी आपकी किससे जुड़ी है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन से जुड़ी हुई है, जो सब्जेक्ट है। ठीक है, आखिर इन सब्जेक्ट के कुछ कुछ टॉपिक आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपको सबसे बेस्ट पब्लिक सर्वेंट या कि उच्च मूल्य का एक लोक सेवक बनाया जा सके। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट 4 में आ जाते हैं, तो जिससे भारत सबसे ज्यादा प्रताड़ित है, दैट इज भ्रष्टाचार। हर जगह भ्रष्टाचार की समस्या है, खासकर हमारे मतलब जो है तो प्रशासन में देखें तो सर के बाल से लेकर के पांव के नाखून तक ये पूरी तरह फैले हुए हैं, एक बरगद की तरह अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं, जितना जमीन के अंदर है उतना ही जमीन के बाहर है। तो इसको हम समझेंगे भ्रष्टाचार को, है ना। इसके भ्रष्टाचार के हम प्रकार को देखेंगे, कितने प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं आरएसएस में। कई बार व्यक्ति को कुछ मजबूरी में करना पड़ता है, जैसे किसी की बच्ची है तो बचपन से ही उसे उसके शादी ब्याह के लिए मतलब सारी व्यवस्थाएं करने के लिए, फिर हम समझेंगे इसके सामाजिक कारण क्या है, सांस्कृतिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है। ठीक है, कुछ कारण जो है तो साइकोलॉजिकल रूप से भी डेवलप हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों में अपने लगातार एक लिविंग स्टैंडर्ड, ज्यादा पाने की अपेक्षा, भौतिक भोग विलास, सुख का मतलब लोग आजकल भौतिकता से जोड़ के देख रहे हैं, ना कि अध्यात्म से जोड़ करके दे रहे हैं, तो ये देख रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे कि आखिर वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक आनंद क्या है, वो चरम आनंद क्या है, उस पर भी हम जाएंगे। ठीक है, इसके कारण क्या क्या है हम देखेंगे। ठीक है, भ्रष्टाचार का प्रभाव क्या पड़ता है समाज में, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है भ्रष्टाचार का, सोशल इनइक्वालिटी को भी ये जन्म दे रहा है। ठीक है, फिर भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय क्या क्या है, बहुत सारे समय समय पे उपाय आए, जैसे आरटीआई एक्ट आया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। किसी भी चीज के बारे में आपके पास सूचना का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, आप लगा करके उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, मजे के साथ सोशल मीडिया नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन करके आया है आजकल भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। आप देखेंगे आज के समय में आपकी नौकरी बड़ी चैलेंजिंग है, अगर आप ईमानदार और सत्यनिष्ठ नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से न चैन की नींद सो पाएंगे और ना ही पब्लिक आपको सोने देगी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव, इंस्टा लाइव, ये सब लाइव करके लोगों के क्रिया चरित्र का पूरा मतलब जो है तो सोशल मीडिया में दिखा दिया जाता है अगर किसी प्रकार का वो गलत करते हैं तो। ठीक है,
फिर हम देखेंगे समाज और सूचना तंत्र, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, आखिर भ्रष्टाचार को कम करने के लिए समाज क्या काम कर रहा है या समाज की क्या उसकी भूमिका है। सूचना तंत्र यही सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है समझ में, या अखबार पत्रों के माध्यम से, या वो माध्यम या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है या प्रिंट मीडिया हो सकता है, ठीक है, वो जानेंगे। ठीक है, फिर परिवार है ना, परिवार की क्या भूमिका रहती है, कुछ व्यक्ति परिवार के लिए भी करने लगते हैं, उनको एक बार बहुत अच्छा जीवन देने के लिए आ रहा है समझ में। ठीक है, फिर विसिल ब्लोअर की भूमिका। विसिल ब्लोअर क्या है, ये वो व्यक्ति है जो गुप्त रूप से क्या करता है, भ्रष्टाचार का उजागर करता है और उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, विसिल ब्लोअर। अब इसके साथ समस्या ये हो जाती थी कि जिस व्यक्ति के बारे में या जिस डिपार्टमेंट के बारे में किया है तो वो लोग उसके पीछे पड़ जाते थे, तो उसके लिए कानून लाया गया, उस कानून के माध्यम से उसका संरक्षण किया गया। तो आखिर ये व्यक्ति विसिल ब्लोअर होता क्या है और ये क्या करता है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। फिर भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ, क्योंकि इससे भारत ही नहीं समूचा विश्व प्रभावित है, तो राष्ट्र संघ की क्या अवधारणा है भ्रष्टाचार के लिए। ठीक है, आखिर उसने क्या दिया है, तो उसके लिए उन्होंने एक संस्था का गठन किया है। वो संस्था क्या है बताइए। एक तो भ्रष्टाचार का मापन वो कर रहा है, जैसे आप देखें भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक में मतलब जो है तो बहुत अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस रहता है। आखिर क्यों है ऐसा, और इसके लिए उसने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था का गठन किया है। ये क्या क्या करती है, भ्रष्टाचार का मापन करती है, कम करने के उपाय करती है ना, विसिल ब्लोअर को भी सुरक्षित रखने के लिए कि समय समय पे कई दिशा निर्देश जारी करती है ना। फिर लोकपाल और लोकायुक्त, कोई भी 2011 के अन्ना हजारे के आंदोलन से अछूता नहीं रहा है। देखा है कि किस प्रकार उन्होंने अनशन करने के लिए लोकपाल बिल को क्या किया बताइए, आगे चल करके पास कराया, जिन्हें मॉडर्न गांधी भी कहते हैं। लोग गांधी से भी अन्ना को क्या है बताइए जोड़ के देखे, और बाद में फिर कुछ लोगों ने इसका लाभ लेकर के एक पार्टी खड़ी कर दी इसी विचारधारा पे, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर आधारित, दैट इज आम आदमी पार्टी, है ना। शुरू में बहुत अच्छी पार्टी थी, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी जगह, जैसे दिल्ली में हम देखें बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाकी जगह ये लोग अपने मूल उद्देश्यों से भटक गए, इसलिए जितनी जल्दी ये पार्टी बनी उतनी जल्दी क्या हुआ, उसका अस्तित्व उतना नहीं बन पाया। ठीक है, चलिए, तो लोकपाल क्या होता है ना, लोकपाल बिल क्या है, कैसे ये पास हुआ, क्या क्या है इसमें। सबसे बड़ी समस्या आई कि क्या लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर के ये बहुत लंबे समय तक अटका रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बहुत गरिमा का पद है और ये भ्रष्टाचार के आरोप में अगर लिप्त पाया जाएगा तो इससे हमारी वैश्विक छवि खराब होगी। तो समय समय पर इस पर डिबेट हुई कि इसलिए इस पद को इसमें शामिल ना किया जाए। फिर लोकायुक्त, आप देखते हैं जब आप जाएंगे तो प्रशासनिक अधिकारी कई सारे जो गड़बड़ घोटाले, मतलब वाउचर पास कर देना, फर्जी बिल बनाना, तो समय समय पर इसकी शिकायतें होती है और लोकायुक्त पुलिस इसकी क्या करती है, जांच करती है और समय समय पर मतलब इसके बारे में दिशा निर्देश देती है। तो ये सबके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिट 4 के बाद सबसे लास्ट यूनिट 5 यानी कि केस स्टडी। ठीक है, अब केस स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे, केस स्टडी जो है तो आपके एथिक्स में यानी कि कौन सा है, पेपर 4, तो पेपर 4 पर आधारित है ना, सॉरी इसकी विषय वस्तु पर आधारित, पेपर 4 की, ठीक है, इसी की विषय वस्तु पर आधारित रहेगी। ठीक है, यानी कि इसमें जो भी आपने पढ़ा है केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए एथिक्स का बेस क्लियर होना चाहिए, यानी कि बेस सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये जितने भी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, लोक सेवा की मनोवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है, डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, कैसे नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा और अंतरात्मा के माध्यम से आप डिसीजन करेंगे, तो ये सारी चीजों का पूरा जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, वो केस स्टडीज में देखने को मिलेगा, है ना। हम आपके साथ अभी तक की जितनी भी आई हुई केस स्टडीज है सब फॉलो कर देंगे, उससे आपका आइडिया डेवलप हो जाएगा, अप्रोच डेवलप हो जाएगा, आपको पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा कि आप अमुक जिला के क्या है बताइए, आप वहां पे के अधिकारी हैं, वहां पे कुछ रेत माफिया उत्खनन कर रहे हैं और आप जाते हैं तो आप वहां पे क्या क्या कार्रवाई करेंगे, अलग अलग पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपको डाल देगा। या लोक निर्माण विभाग ने पर्टिकुलर किसी पुल को बनवाया है और आपको ऐसा लगता है कि उचित मापदंड के आधार पे वो कार्य नहीं हुआ है और वो कार्य की जो गुणवत्ता है तो उसको वहां के अधिकारी ने घूस लेकर के पास कर दिया है, तो कैसे आप उस चीज को मतलब जो है तो रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसके बारे में यानी जितनी भी आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो टॉपिक का फंडामेंटल, किसी भी सब्जेक्ट का फंडामेंटल होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, उसके जो कुछ शब्द होते हैं आधारभूत फाउंडेशनल वैल्यू जिससे वो सब्जेक्ट खड़ा होता है, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो इसको सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको पूरी केस स्टडी सॉल्व कराऊंगा, मॉडल आंसर राइटिंग कराऊंगा, अभी तक के आए हुए सभी प्रश्नों की चर्चा करूंगा,
पूरा बेस डेवलप करूंगा और किताब से परे होकर के यहाँ जाकर के हम इस विषय का क्या करेंगे बताइए, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस केस स्टडी में पाठ्यक्रम, इसीलिए बोला इसमें पाठ्यक्रम, कई लोग पाठ्यक्रम से बाहर की केस स्टडी पढ़ाने लगते हैं, दैट इज वेरी नेगेटिव। पहले आप किसी भी विषय को आत्मसात करिए, समझिए, कहते हैं ना विषय को पढ़ना नहीं उसको आत्मसात करना पड़ता है, उसके बाद उसके बारे में सारी जानकारी दीजिए। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित केस स्टडी को पढ़िए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो पहला लेक्चर था दैट इज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ एथिक्स, जहां पे हम एथिक्स के विषय का सिलेबस का अध्ययन कर रहे थे। भारत वर्ष में कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, सब जगह आपको ये काम आएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है।